आज की कहानी है इजिप्ट की एक ऐसी खतरनाक राजकुमारी की जिसने अपने ही पिता के राज्य को हासिल करने के लिए न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिए। लेकिन आखिर में उसका हाल कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम जानेंगे इस पूरी कहानी में। और ये कहानी शुरू होती है लंदन से, जहां पर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था, जिसके खुदाई के दौरान ड्रिलिंग करते समय यहाँ पर ताबूतों से भरा एक विशाल कब्रिस्तान मिलता है। और ये बात न्यूज़ के जरिए पूरे इंग्लैंड में फैल जाती है और कहा जाता है कि लंदन शहर किसी वक्त एक विशाल कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसके बाद उस विशाल कब्रिस्तान पर रिसर्च की जिम्मेदारी डॉक्टर हेनरी ले लेते हैं। जब डॉक्टर हेनरी वहां पहुंचते हैं तो वहां की दीवारों पर उन्हें इजिप्शियन भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये कब्रिस्तान इतिहास के अब तक के सबसे बड़े राज को दुनिया के सामने उजागर करेगी। जो दीवारें प्राचीन इजिप्ट के प्रिंसेस एमनेट के जीवन से जुड़े राज खोल रही थीं, जिस प्रिंसेस का नाम इतिहास की पन्नों से मिटा दिया गया था। एमनेट इजिप्ट की गद्दी पर शासन करने के लिए पूरी तरह तैयार थी और उसमें शासन के गुण भी थे और साथ ही वो राजा की इकलौती संतान भी थी। लेकिन एमनेट के रूलर बनने का सपना तब टूट गया जब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसके सौतेली माँ ने राज्य को एक वारिस दे दिया। लेकिन एमनेट अपने रूलर बनने के सपने को किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी, इसीलिए वो बुराई का रास्ता चुनती है और काला जादू के जरिए मौत का देवता सेठ को बुलाती है। सेठ उसके पास आता है और उसे एक खंजर देता है, और जैसे ही उसे खंजर देता है उसका पूरा शरीर बदल जाता है और उसके अंदर बुरी शक्तियां आ जाती हैं, जिसके बाद वो इस खंजर से अपने पिता और अपने भाई को मार देती है। लेकिन सेठ को वो इंसानी दुनिया में लाना चाहती है, जिसके लिए उसे सेठ को एक इंसानी शरीर देना होगा, इसलिए वो एक इंसान को चुनती है। पर इससे पहले कि वो उस इंसान को सेठ के दिए गए उस खास खंजर से मारती, यहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं और एमनेट को पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे जिंदा मम्मी बना दिया जाता है और इजिप्ट से बहुत दूर जमीन की गहराइयों में उसे हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। वहीं एक तरफ इंग्लैंड में मिले इस विशाल कब्रिस्तान पर रिसर्च जारी थी, तो दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में 2 यूएस सोल्जर निक और वेल एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराए हुए नक्शे वाली जगह पर पहुंचते हैं। और यहाँ इन दोनों को इस जगह पर महंगे हीरे जवाहरात मिलने की आशंका थी। अब उन हीरे जवाहरात को हासिल करने के लिए जब निक और वेल वहां पहुंचते हैं तो गांव के अंदर दाखिल होते ही वहां के लोग इन पर हमला कर देते हैं, जिस हमले से वेल बहुत घबरा जाता है और वो यूएस आर्मी से हवाई मदद मंगवा लेता है। अब यूएस आर्मी की फायरिंग की वजह से हमला करने वाले लोग भाग जाते हैं, लेकिन इस फायरिंग से वहां की जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा निकल आता है। तभी वहां आर्कियोलॉजिस्ट जेनी भी पहुंच जाती है, और ये वही आर्कियोलॉजिस्ट है जिससे निक ने वो नक्शा चुराया था। वो आकर निक को एक थप्पड़ मारती है और उससे अपना नक्शा वापस मांगती है, लेकिन निक साफ साफ मुकर जाता है। तभी जेनी देखती है कि यहाँ पर हमले के दौरान जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसे देखकर वो बाहर से ही अंदाजा लगा लेती है कि इसमें बहुत सारी कीमती चीजें मिल सकती हैं। जिसके बाद यूएस आर्मी के कर्नल ग्रिनवे जेनी को 2 घंटे का टाइम देते हैं उस गड्ढे पर रिसर्च करने के लिए। अब जेनी उस गड्ढे में जाती है और उसकी मदद के लिए कर्नल ग्रिनवे निक और वेल को भी गड्ढे में भेजते हैं। अब अंदर जाने के बाद निक के ऊपर मर्क्यूरी की बूंदें टपकती हैं, जिसे देखकर जेनी बताती हैं कि प्राचीन इजिप्शियन मर्क्यूरी का इस्तेमाल बुरी आत्माओं को कमजोर बनाने के लिए करते थे। इसके बाद वहां पर उन्हें मर्क्यूरी का एक पूरा कुआं मिलता है, जिसके आसपास देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी को कैद करके रखा गया है। अब जेनी वहां मौजूद चीजों को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि निक वहां पर कुएं से लटकती रस्सी पर शूट कर देता है, और रस्सी के टूटते ही मर्क्यूरी की कुएं से एक बड़ा सा ताबूत निकल आता है। और इस ताबूत के निकलते ही अचानक वहां पर बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं, जिसमें से एक मकड़ी वेल को काट लेती है। वहीं निक जैसे ही ताबूत की तरफ ध्यान से देखता है तो उसे एमनेट के विजन आने लगते हैं, और उस विजन में एमनेट निक से कहती है, तुमने मुझे आजाद किया है और मैंने तुम्हें चुन लिया है। तभी जेनी उसे वापस होश में लाती है, जिसके बाद सभी उस ताबूत के साथ वहां से एयरक्राफ्ट से निकल जाते हैं। अब एयरक्राफ्ट के अंदर सब ठीक ही चल रहा था, पर मकड़ी के काटने की वजह से वेल में कुछ बदलाव आने लगा था और वो धीरे धीरे एमनेट के वश में होता जा रहा था। इसके बाद अचानक वेल उठकर ताबूत के पास पहुंचता है, और जैसे ही कर्नल ग्रिनवे उसके पास पहुंचते हैं तभी वेल कर्नल पर चाकू से हमला करके उन्हें मार देता है। अब कर्नल को मारने के बाद वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन निक बाकी लोगों को बचाने के लिए वेल पर गोली चला देता है, जिससे वेल मारा जाता है। तभी बहुत सारे कौवे एयरक्राफ्ट पर हमला कर देते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट क्रैश होने लगता है। लेकिन एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले निक जेनी को पैराशूट के साथ बाहर छोड़ देता है, पर वो खुद इस क्रैश में मारा जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी को खबर मिलती है कि एयरक्राफ्ट के सारे लोग मारे गए हैं और उसे लाशों की पहचान के लिए मुर्दा घर में बुलाया गया है।
मुर्दा घर में निक भी मरा पड़ा था, लेकिन तभी अचानक निक जिंदा हो जाता है और एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद भी उसकी बॉडी पर कोई भी जख्म नहीं था। निक को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या फिर नहीं। तभी निक को वेल के आत्मा नजर आती है और वो वेल से पूछता है कि वो जिंदा है या फिर नहीं। तो वेल उसे कहता है कि तुम जिंदा हो, पर अब तुम पछताओगे कि काश तुम मर जाते। पर तब तक मुर्दा घर में जेनी पहुंच जाती है और सब लोग निक को जिंदा देखकर चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस जगह पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, वहां पर जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो एक पुलिस वाला गलती से वो ताबूत खोल देता है जिसमें एमनेट की मम्मी थी। तभी ताबूत खुलते ही एमनेट एक एक करके सभी पुलिस वालों की ताकत अपने अंदर खींचकर अपने शरीर को दोबारा से जिंदा करने लगती है। वहीं इस तरफ मुर्दा घर से वापस आने के बाद निक थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, इसीलिए जेनी निक को समझाती हैं कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती हैं और जो ताबूत उन्हें मिला है उस पर लिखे मैसेज से ये पता चल गया है कि उस ताबूत में राजकुमारी एमनेट को कैद किया गया था, जिसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है। और अब आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप को एक खंजर की तलाश है जिस पर एक चमकता हुआ मणि लगा हुआ है और उसी खंजर से एमनेट सेठ को दुनिया में लाने वाली थी। पर अब उस खंजर का वो मणि कहीं खो गया है। लेकिन कुछ दिनों पहले इंग्लैंड में खुदाई के दौरान जो विशाल कब्रिस्तान मिला है उसमें खंजर का वो मणि मिलने की आशंका है। अब इन सब बातों और एयरक्राफ्ट के हादसे को कनेक्ट करने के बाद जेनी को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने देवता को शायद नाराज कर दिया था या फिर कुछ और गड़बड़ है। अब निक जेनी की बातों पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे हर जगह वेल दिख रहा था। तभी निक घबराकर वॉशरूम में चला जाता है और उसे वहां पर भी वेल दिखता है और वो उसे कहता है कि हम दोनों अब श्रापित हो चुके हैं और अब हमें वही करना होगा जो एमनेट चाहेगी। लेकिन निक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे दूर किसी की परछाई नजर आती है और देखते ही देखते बहुत सारे चूहे उसे घेर लेते हैं और एमनेट उसके पास आने लगती है। लेकिन तभी जेनी निक को बचा लेती है। असल में ये सब कुछ निक की कल्पना थी। अब निक जेनी को बताता है कि तुम जो भी कह रही थी सब सच है। उन लोगों ने देवता को नाराज कर दिया है और अब उन्हें इस मामले को हल करने के लिए उस ताबूत को खोलना होगा। इसके बाद निक जेनी को उसी जगह ले जाता है जहां उनका एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था और वहां जाने के बाद दोनों ताबूत ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी निक को कुछ लोग पकड़ कर ले जाते हैं और ये वही लोग थे जिनकी ताकत एमनेट ने छीन कर उन्हें ज़ॉम्बीज़ बना दिया था। अब वो लोग निक को पकड़कर रखते हैं और वहां पर एमनेट आती है और आकर वहीं खंजर से निक को मारने ही वाली थी कि अचानक रुक जाती है क्योंकि उस खंजर पर वो मणि नहीं था। पर तभी वहां जेनी आ जाती है जिसे देखते ही एमनेट उसे मारने जाती है। लेकिन निक उन ज़ॉम्बीज को मारकर एमनेट के पीठ में वही खंजर से वार कर देता है जिससे एमनेट कमजोर पड़ जाती है और उसका फायदा उठाकर निक और जेनी बाहर पड़ी एक एम्बुलेंस से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उनके पीछे एमनेट के ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं जिनके साथ हाथापाई में उनकी एम्बुलेंस एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद निक देखता है कि सामने से एमनेट उनके करीब आ रही है। तभी निक उसे रोकने जाता है लेकिन एमनेट उसे मारकर जेनी के पास पहुंच जाती है और आकर उसे मारने वाली ही होती है कि वहां पर जेनी के आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग आ जाते हैं और एमनेट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग तीनों को अपने साथ उस जगह ले जाते हैं जहाँ उनके सारे रिसर्चेस चलते हैं। वहां डॉक्टर हेनरी आते हैं जो निक को बताते हैं कि उनका ग्रुप बुराई को खत्म करने की खोज करता है और एमनेट को भी हमने कैद कर लिया है और उसकी बॉडी में मर्क्यूरी इंजेक्ट करके उसकी बॉडी को जमा रहे हैं ताकि उस पर रिसर्च कर सके और हमें ये भी पता है कि तुम अब श्रापित हो चुके हो। तभी एमनेट निक के दिमाग पर कब्जा करने लगती है और इसे विजन्स में बताती है कि अगर वो एमनेट का साथ देकर सेट को दुनिया में लाता है तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और फिर दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। पर जेनी निक को बुराई के रास्ते पर जाने से रोकती है और उसे याद दिलाती है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसे एमनेट की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके बाद निक डॉक्टर हेनरी से श्राप को खत्म करने का तरीका पता करने जाता है, पर डॉक्टर हेनरी बताते हैं कि ये श्राप तो निक की जान लेकर ही खत्म होगी और वो चमकीला मणि लगा हुआ खंजर से निक की जान ली जाएगी, तभी ये श्राप खत्म होगा। दरअसल डॉक्टर हेनरी का प्लान यही था कि वो जेनी का इस्तेमाल करके निक को बुलाएंगे और उसे मारकर सेठ के श्राप से दुनिया को बचाएंगे और एमनेट की बॉडी को जमा कर उस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन जेनी को डॉक्टर हेनरी का प्लान पता चल चुका था, पर इससे पहले कि वो कुछ करते डॉक्टर हेनरी को उनकी बीमारी का दौरा पड़ जाता है। डॉक्टर हेनरी को एक बीमारी थी जिससे वो अचानक मॉन्स्टर बन जाते हैं और इसे खत्म करने के लिए वो एक इंजेक्शन लेते हैं। लेकिन इनके बीच बात होते समय इंजेक्शन में थोड़ी सी देरी हो जाती है जिससे डॉक्टर हेनरी अनकंट्रोल होकर मॉन्स्टर बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो सभी को कहते हैं कि यहाँ से सब बाहर चले जाओ और सब बाहर चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ निक उनके साथ अंदर फंस जाता है और फिर डॉक्टर हेनरी उस पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच खुदाई के दौरान मिले वो विशाल कब्रिस्तान से वो चमकता हुआ मणि मिल जाता है और ये बात एमनेट को पता लग जाती है।
और उस मणि को पाने के लिए एमनेट कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके उच्चारण से एक मकड़ी आकर डॉक्टर हेनरी के एक आदमी के कान में घुस जाती है, जिससे वो एमनेट के वश में हो जाता है और फिर वो एमनेट के अंदर इंजेक्ट की जाने वाली मर्क्यूरी को रोक देता है, जिससे एमनेट फिर से ताकतवर होने लगती है और वो खुद को आजाद करके बाकी लोगों की ताकत लेकर वो मणि हासिल करने निकल जाती है। वहीं निक और डॉक्टर हेनरी के बीच जो लड़ाई चल रही थी, जहां पर किसी तरह निक डॉक्टर हेनरी को उनका इंजेक्शन लगा देता है और वो बचकर निकल जाता है। अब इसके बाद जेनी और निक मिलकर ये तय करते हैं कि वो उस मणि को किसी भी तरह तोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो मणि टूट जाएगी तो एमनेट का वो रस्म नहीं हो पाएगी और ये श्राप भी टूट जाएगा। इसीलिए ये दोनों उस मणि को लेने के लिए भागते हैं। वहीं एमनेट अब पूरी तरह आजाद हो गई थी और पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वो अपनी काली शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके निक को पकड़ने की कोशिश करती है और वो अब पूरे लंदन शहर को अपनी लपेटे में ले लेती है और निक का पीछा एक तूफान करने लगता है। डॉक्टर हेनरी के लोग भी उस मकबरे को बंद कर देते हैं जहां पर वो मणि है, क्योंकि एमनेट अब वहां आने वाली थी। अब इस तूफान के दौरान निक को फिर से अपना दोस्त वेल नजर आता है, जो उसे अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि मणि कहां पर है। वो निक को लेकर उसी टनल में आ जाता है जहां वो उसे बताता है कि मेरा काम अब पूरा होने वाला है, मैं तुम्हें एमनेट के हवाले कर दूंगा और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी निक को जेनी की आवाज आती है जो उसके पीछे आ रही थी, लेकिन तभी निक की तरफ एमनेट की ज़ॉम्बीज बढ़ने लगते हैं। वहीं एमनेट उस मकबरे के बाहर आ जाती है और कब्र में सो रहे सभी लोगों को जागा देती है, जो बाहर आते ही सारे लोगों पर हमला कर देते हैं और जेनी पर भी एक मम्मी अटैक करने वाली थी, लेकिन निक उसे बचा लेता है और वो दोनों वहां से भागते हैं। अब एमनेट उस मकबरे के अंदर जाती है और उसे वो लाल चमकता हुआ मणि मिल जाती है और वो उसे अपनी खंजर पर लगा लेती है। वहीं निक और जेनी इस टनल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन पर एक मम्मी अटैक कर देती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी निक उस मम्मी को मारकर जेनी को बचा लेता है, लेकिन वहां पर जेनी के पीछे एमनेट आ जाती है, जो जेनी को पानी के अंदर ले जाती है और निक भी उसे बचाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वो पानी के अंदर से जाते हुए लंदन रिवर के नीचे एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, जहां पर उसे जेनी तो नजर आ जाती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। लेकिन वो उनसे बचता हुआ जेनी को लेकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर भी ज़ॉम्बीज थे जो निक को पकड़ लेते हैं। अब निक के सामने जेनी की लाश थी जो पानी में डूबकर मर गई थी। तभी वहां पर एमनेट आती है, जो निक को फिर से अपनी बातों में फंसाने लगती है, लेकिन निक उससे लड़ने जाता है, पर एमनेट यहाँ निक को बहुत ही बुरी तरह मारती है। लेकिन निक फिर भी हार नहीं मानता और अब वो एमनेट से वो खंजर लेना चाहता था और वो फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार एमनेट उसे पकड़ लेती है और वो उसे कहती है कि तुम मौत के देवता बन जाओगे, जिससे तुम मौत पर काबू पूरा पा जाओगे। लेकिन निक को तो बस एमनेट को खत्म करना था, तो वो उसे कहता है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जिसके बाद एमनेट उसे उठाकर पटक देती है, लेकिन इस बार निक चालाकी से वो खंजर ले लेता है और उस खंजर को जमीन पर मारता है, जिससे उस मणि में दरार आ जाती है। निक फिर से ऐसा करता उससे पहले एमनेट उसे रोकती है और उसे कहती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि इसके टूटने से सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम देवता नहीं बन सकोगे। लेकिन अब की बार निक उसे ना तोड़कर खुद अपने सीने में मार लेता है और उसके बाद निक के अंदर सेट की पूरी शक्तियां आ जाती है। इसके बाद वो भी पावरफुल बन जाता है और एमनेट पर हमला कर देता है। और अब क्योंकि निक के अंदर सेठ की ताकत पूरी तरह से आ चुकी है, इसलिए वो एमनेट की सारी शक्तियां चूस लेता है और उसे फिर से एक मम्मी में बदल देता है। दरअसल उसने अपने आप को खंजर सिर्फ और सिर्फ जेनी के लिए ही मारा था, ताकि खंजर मारने के बाद उसे सेठ की शक्तियां मिल जाएं और वो जेनी को फिर से जिंदा कर सके। उसके बाद वो जेनी को जिंदा कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इसके कुछ समय बाद डॉक्टर हेनरी यहाँ पर आते हैं, जो जेनी को बताते हैं कि हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए करेगा या फिर अच्छाई के लिए। और अंत में हमें निक को इजिप्ट के रेगिस्तान में दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथ उसका दोस्त वेल भी होता है, जिसको निक ने फिर से जिंदा कर दिया था। और ये एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।